आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानेंगे। और ये वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। नेताजी के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता थे, जिनके अंदर देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। नेताजी का जन्म सन 1897 ईस्वी के जनवरी माह की 23 तारीख को कटक, उड़ीसा में हुआ था। ये जानकी नाथ बोस, जो उनके पिता थे, और प्रभावती देवी, जो उनकी माता जी थी, के सुपुत्र थे। इनके पिता जानकी नाथ बोस कटक शहर के नामी वकील थे। अपने माता पिता की 14 संतानों में सुभाष चंद्र बोस जी 9वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा कटक से ली, जबकि मैट्रिकुलेशन की डिग्री कलकत्ता से और बीए की डिग्री कलकत्ता यूनिवर्सिटी से प्राप्त की, जो कि 1918 में प्राप्त की। बचपन से ही नेताजी पढ़ाई में काफी होशियार थे और देशभक्ति से काफी प्रेरित हुए थे। साल 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड चले गए। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए 1920 में आवेदन दिया और इस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया। लेकिन भारत माँ के इस दुलारे बेटे ने जब जालियांवाला बाग वाला नरसंहार देखा तो इनका मन व्यथित हो गया और इन्होंने 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी के निर्देशानुसार इन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेट देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की मांग करेगी। परंतु सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की, इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ और वहां यह तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सुभाष को जल्द ही बंगाल अधिनियम के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उनको करीब 1 साल तक जेल में रहना पड़ा और बाद में बीमारी की वजह से उनको जेल से रिहाई मिली। उनको भारत से यूरोप भेज दिया गया। वहां उन्होंने भारत और यूरोप के मध्य राजनीतिक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों में अपने केंद्र बनाए और उनके भारत आने पर पाबंदी होने के बावजूद वो भारत आए और परिणाम स्वरूप उन्हें 1 साल के लिए जेल में जाना पड़ा। 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में सत्ता में आई और इसके बाद सुभाष को रिहा किया गया। इसके कुछ समय पश्चात सुभाष कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, जो कि 1938 में हुआ था, के अध्यक्ष चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। इस बार सुभाष का मुकाबला पट्टाभी सीतारमैया से था। सीतारमैया को गांधी जी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। फिर भी 203 मतों से सुभाष चुनाव जीत गए, लेकिन गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष के तरीकों से सहमत नहीं हो तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष के साथ रहे। 3 मई 1939 को
सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक अपनी राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बनी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष जेल में निष्क्रिय नहीं रहना चाहते थे। सरकार ने उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया और हालात खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। मगर अंग्रेज सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि सुभाष युद्ध के दौरान मुक्त रहे, इसलिए सरकार ने उन्हें घर पर ही नजरबंद कर लिया। जनवरी 1941 में सुभाष अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई। जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारत के लोगों में उत्साह बढ़ा। वर्ष 1943 में वे जर्मनी से सिंगापुर आए। पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन की कमान लेकर आजाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद सुभाष को नेताजी कहा जाने लगा। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमत आजाद हिंद और आजाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तभी गांधी जी ने उन्हें नेताजी कहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। यह द्वीप आरजी हुकूमत आजाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। केंद्र सरकार ने हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना पूरा जीवन देश की आजादी दिलाने की लड़ाई में जीवन समर्पण कर दिया था। उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया ताकि भारत स्वतंत्र हो सके। देश की स्वतंत्र कराने की उनकी भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई, परंतु उस दुर्घटना कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिल सका। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा संशय है। इस तरह भारत सरकार की अमरता का जय घोष करने वाला भारत मां का दुलारा सदा के लिए राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।